साथियों, भारत माता की जय, भारत माता की जय। साथियों, आज बहुत बड़ा दिन है। मुझे 4 लाइनें याद आ रही हैं, वो मैं गा के सुनाना चाहूंगा। मैं गाता नहीं हूं अच्छा, लेकिन ये एक तरह से हमारी, आपकी, देश की जनता की जो पार्टी बनने जा रही है, उसका इसके अंदर पूरा भाव है कि हमारा मकसद क्या है, हमारा पैगाम क्या है, हमारा संदेश क्या है। इंसान का इंसान से हो भाईचारा, यही पैगाम हमारा, यही पैगाम हमारा। इंसान का इंसान से हो भाईचारा, यही पैगाम हमारा, यही पैगाम हमारा। हर एक महल से कहो कि झोपड़ियों में दिए जलाए, हर एक महल से कहो कि झोपड़ियों में दिए जलाए। छोटों और बड़ों में अब कोई फर्क नहीं रह जाए, छोटों और बड़ों में अब कोई फर्क नहीं रह जाए। इस धरती पर हो प्यार का घर घर उजियारा, यही पैगाम हमारा, यही पैगाम हमारा। इंसान का इंसान से हो भाईचारा, यही पैगाम हमारा, यही पैगाम हमारा। साथियों, पिछले 1.5 साल से, 2 साल से ये सारे नेता, सारी पार्टियों के नेता चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं, लोकपाल बिल पास कराना है तो चुनाव लड़के दिखाओ, लोकपाल बिल पास कराना है तो संसद में आके पास कर दो। आज इस मंच से हम ऐलान करना चाहते हैं कि हाँ, हम अब चुनाव लड़के दिखाएंगे। आज हम ऐलान करते हैं कि आज से इस देश की जनता चुनावी राजनीति में कूद रही है और तुम लोग अपने दिन गिनना चालू कर दो भ्रष्टाचारियों। हम ऐलान करते हैं कि आज से हम लोग चुनावी राजनीति में कूद रहे हैं। हम नेता नहीं है, हमें राजनीति नहीं आती है, हमें नहीं पता कि तेराबाजी कैसे करते हैं, लेकिन हमें इन भ्रष्ट नेताओं ने, इस भ्रष्ट व्यवस्था ने मजबूर किया है कि हम लोग ये कदम उठाएं। अभी कई वक्ताओं ने बताया कि किस तरह से पिछले 1.5-2 साल के अंदर हम इनके सामने गए, गिड़गिड़ाए। अक्टूबर 2010 से लेकर फरवरी 2011 तक अन्ना ने 3 चिट्ठियां लिखी इस देश के प्रधानमंत्री को, सोनिया गांधी को 3 चिट्ठियां लिखी कि मैं मिलना चाहता हूं, लोकपाल बिल पास करो। जवाब तक नहीं आया, ये भी न्याय की चिट्ठी मिल गई। उसके बाद कितनी बार हम इन पार्टी के नेताओं से मिले, सोनिया गांधी जी से मिले, बीजेपी के नेताओं से मिले, शरद यादव जी से मिले, लालू यादव से मिले, सब लोगों से मिले। सब लोगों ने धोखा दिया। पिछले 1 साल से सब कुछ करके देख दिया,
3 बार अन्ना ने एक्शन किया, 1 बार हम लोगों ने एक्शन किया, अपना शरीर दांव पे लगा दिया, लेकिन ये लोग नहीं माने। अब हमारे पास कुछ नहीं बचता था इसके अलावा कि अब याचना नहीं, अब हम गिड़गिड़ाएंगे नहीं आपके सामने। अब बहुत हाथ जोड़ दिया आप लोगों के सामने, गिड़गिड़ाएंगे नहीं आप लोगों के सामने। अब हम सत्ता को उखाड़ के फेंकेंगे, इस व्यवस्था को उखाड़ के फेंकेंगे। कई लोग कह रहे हैं जल्दी कर दी, थोड़ा रुक जाना चाहिए था, संगठन बना लेना चाहिए था, 2 साल और रुक जाते। साथियों, देश बिक रहा है, कोयला बिक गया, 2G बिक गया, थोरियम बिक गया, आयरन ओर बिक गया, ये अंजलि आई है, ये बता रही है वहां के सारे बांध भी बिक गए, जमीन भी बिक गई, जंगल भी बिक गया, हिमाचल प्रदेश के पहाड़ भी बिक गए, और छत्तीसगढ़ में तो नदी भी बिक गई। साथियों, अब अगर हम लोगों ने देर कर दी तो मुझे तो लगता है कि 5-6 साल में भारत ही नहीं बचेगा। इसलिए बहुत देर कर ही नहीं सकते, हमारे पास समय बहुत कम है। और ये सारी पार्टियां मिली हुई है। कोयला घोटाले में तो साफ साफ दिखाई देगा कि किस तरह से बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने मिलकर देश को लूटा, दोनों ने मिलकर कोयले के खदानों को लूटा। सिंचाई का घोटाला जो निकल के आया, वहां पे तो सारी पार्टियां मिली हुई है। कहते हैं 4 काम हम उनके करते हैं, 4 काम वो हमारे करते हैं। काहे का ऑपोजिशन, क्या ऑपोजिशन है? कोई ऑपोजिशन नहीं करता। ऑपोजिशन में तो हम रहा है, बाकी सारे सत्ता के अंदर है। बीजेपी की सत्ता में, कांग्रेस की सत्ता में, शरद पवार की सत्ता में, लालू यादव की सत्ता में, मायावती की सत्ता में, मुलायम सिंह यादव की सत्ता में, हम लोग ऑपोजिशन के अंदर है और आप ऑपोजिशन के अंदर। तो साथियों, कोई चुनाव नहीं बचे, तो करना ही पड़ेगा, चुनावों में कूदना ही पड़ेगा, संसद को साफ करना ही पड़ेगा, विधानसभा को साफ करना ही पड़ेगा। कई लोग कह रहे हैं हार जाओगे। साथियों, आज हमारी परिस्थिति उस अर्जुन की तरह है जो कुरुक्षेत्र के मैदान में खड़ा है और उसके सामने 2 दुविधा है। एक तो ये कि हार तो नहीं जाऊंगा, और दूसरा ये कि मेरे अपने लोग सामने खड़े हैं। तो कृष्ण उनको कहते हैं कि हार और जीत की चिंता मत करो, लड़ो। हारेंगे या जीतेंगे तो मुझे नहीं पता, ये तो भविष्य बताएगा कि हम लोग हारेंगे कि जीतेंगे। पर इतना जरूर पता है कि आज अगर हम लोग नहीं लड़े तो मेरे बच्चे बड़े होकर मेरे को गालियां देंगे कि आपको मौका दिया था इस देश ने, सारा देश इकट्ठा हो गया। लेकिन अगर लड़ते लड़ते हार गए तो उस लड़ाई को मेरे बच्चे आगे लेके जाएंगे। वो लड़ाई नाकाम नहीं होने वाली, उस लड़ाई को आगे मेरे बच्चे लेके। कुछ दिन से ये चल रहा है, ये तो सत्ता के लोग ही हैं, शुरू से ही पता था ये तो सत्ता के लालची हैं। जैसे आप कहो चुनाव लड़ेंगे, कहते हैं तो सत्ता के लालची हैं। एक ऐसा माहौल बना दिया कि सत्ता तो इन्हीं गुंडों के हाथ में रहनी चाहिए, कोई और आए तो कहते हैं सत्ता के लालची है। सत्ता गुंडों के नहीं है। ये लाल बहादुर शास्त्री, इसने भी चुनाव लड़े थे, ये सत्ता का लालची था कि देशभक्त था? बाबा साहब अम्बेडकर ने भी चुनाव लड़े थे, वो सत्ता के लालची थे कि देशभक्त थे? सरदार पटेल ने भी चुनाव लड़े थे। उन दिनों में अगर कोई चुनाव लड़ता तो कहते थे देशभक्त है, आज कोई चुनाव लड़ता है तो कहते हैं सत्ता का लालची है। इसी को तो बदलना है, इसी को बदलने के लिए अंदर जा रहे हैं कि कल अगर कोई युवा खड़ा होकर चुनाव लड़े तो कोई ये ना कहे कि सत्ता का लालच है, वो ये कहे कि युवा जो है देशभक्ति के लिए जा, इसी को बदलने के लिए अंदर जा रहा है। कई लोग ये कह रहे हैं कि इसमें तो जात पात की बात है, धर्म की बात है, तुमने तो कर रखा है सब। जाति के नाम पे सारे देश को तोड़ के रख दिया, धर्म के नाम पे सारे देश को तोड़ के रख दिया तुम लोगों ने। कैसे जुड़ेगा सारा देश? यही हमारी राजनीति के सारे देश को जोड़ना है। कैसे होगा? वो कहते हैं आप कैसे करोगे? साथियों, जब सारे देश की जन चेतना जागती है तो बड़ी से बड़ी दीवारें टूट जाती है, पता भी नहीं चलता।
किया, और जितना आनंद का अनुभव मैं कर रहा हूँ उतना आनंद मैंने 16 साल में लिया। पुलिस वाले को कोई देखने तो नहीं रहा कि भैया तो रिश्वत मत ले। पूरे देश के अंदर ऐसा जन चेतना का उद्धार हुआ कि वो हर आदमी के दिल को छू गया, हर आदमी के अंदर कुछ करंट दौड़ गया कि कुछ तो हो रहा है। जब ये करंट दौड़ेगा सारे देश के अंदर, जब ये क्रांति पैदा होगी सारे देश के अंदर, ये चुनावी क्रांति पैदा होगी सारे देश के अंदर, तो ये जाति और धर्म की दीवारें भी टूटेंगी सारे देश के अंदर। इस वजह से मीडिया वाले चला रहे हैं, 3-4 दिन से चला रहे हैं, केजरीवाल की पार्टी, केजरीवाल की पार्टी। मेरी पार्टी, ये आपकी पार्टी है, ये उन हजारों लाखों लोगों की पार्टी है जो रामलीला मैदान के अंदर आए थे, ये उन हजारों लाखों लोगों की पार्टी है जो जंतर मंतर के ऊपर आए थे, ये देश के लोगों की पार्टी है जो भ्रष्टाचार से ऊब चुके हैं, भ्रष्टाचार से तंग आ चुके हैं, महंगाई से तंग आ चुके हैं, उन लोगों की पार्टी है। मेरी पार्टी कहां से आ गई? मेरे को पार्टी बनाने की क्या जरूरत है? अच्छा खासा मैं काम कर रहा हूं, मेरे को पार्टी बनाने की क्या जरूरत है? ये देश के लोगों की पार्टी। जब से हमने पार्टी का अनाउंस किया, हमने कहा सुझाव दो कि कैसे बने ये पार्टी। 20,000 लोगों के सुझाव आए हैं, अभी तक 20,000 लोगों, छोटी बात नहीं होगी 20,000 लोगों के। इस बार लोग इतना इंटरेस्ट रख रहे हैं इस पार्टी के अंदर। पिछली साल जब भारत सरकार ने लोकपाल बिल लेके आ रही थी भारत सरकार, तो भारत सरकार ने इश्तिहार दिया, एडवर्टाइजमेंट दिया, फुल पेज एडवर्टाइजमेंट आया अखबारों में, भैया लोकपाल बिल ला रहे हैं, इसके ऊपर सुझाव दो। सारे एडवर्टाइजमेंट के बावजूद भारत सरकार के पास 13,000 सुझाव आए। हमारा एक भी एडवर्टाइजमेंट नहीं है और 20,000 सुझाव आ गए। ये जनता की पार्टी है, ये 20,000 लोगों की पार्टी है, ये देश के लोगों की पार्टी है, ये फर्क है। कल सवेरे सवेरे 5:30 बजे एक बाबा है, बहुत बूढ़े बाबा है, हमारे दफ्तर आते हैं, रोज आते हैं, चिट्ठियां देखते हैं, वो चिट्ठियां सेग्रीगेट करते हैं, जवाब देते हैं। कल सवेरे सवेरे 5:30 बजे मेरे घर पहुंच गए, आगे कहते हैं जी कल आप अपनी पार्टी का ऐलान करने जा रहे हो, आपके साथ बैठ के थोड़ी देर में पूजा करना चाहता हूं। मैंने कहा जो 10-15 मिनट उन्होंने पूजा की, मेरे हाथ में पानी दिया, मुझसे कसम खिलाई कि मैं आजीवन अहिंसात्मक तरीके से देश की सेवा करता रहूंगा, कभी स्वार्थी नहीं बनूंगा। उसके बाद मुझे कहते हैं मेरी गुरु दक्षिणा दीजिए। मैंने कहा बताइए क्या चाहिए? बोले मेरा जो सबसे छोटा बेटा है उसे मैं आपको दान देना चाहता हूं, उसे स्वीकार कर दीजिए। कहते हैं वो अपनी दुकान चलाता था, तो दुकान बंद करके उसकी चाबी अपने बड़े भाई को दिया, अब वो मैं आपको उसको समर्पित करना चाहता हूँ, नीचे खड़ा उसको ऊपर बुला देता हूँ। साथियों ये पार्टी उस बाप और बेटे की है, ये पार्टी अरविंद केजरीवाल की है। एक विजय बाबा है, विजय बाबा बैठे हैं यहाँ पे, विजय बाबा ये रिक्शा चलाते हैं, और ये रिक्शा चलाते चलाते पर्चे बांटते रहते हैं पूरा दिन। इनकी आंखों के अंदर एक सपना है कि अगर ये व्यवस्था बदलेगी तो इनकी भी जिंदगी सुधरेगी। ये पार्टी मेरी नहीं है, ये पार्टी विजय बाबा की है। मेरी माँ एक भजन मंडली में जाती है, हर हफ्ते 50 महिलाएं आती हैं भजन करने। जब से उन्होंने सुना है कि पार्टी कर रही है, वो 50 महिलाएं कह रही हैं कि जिस दिन पार्टी बनेगी हम लोग घर घर जाकर प्रचार करेंगे। ये पार्टी उन महिलाओं की है, ये पार्टी मेरी नहीं है। ये पूछ रहे हैं कि पैसा कहां से आएगा, पैसा कहां से आएगा? जिस दिन हर घर की महिला, हर घर के बच्चे, हर घर के बूढ़े और हर घर के जवान अपने घर से निकल के इस पार्टी का प्रचार करने लग जाएंगे, पैसे की क्या जरूरत है? उस दिन पूरी पार्टी को मुंह छुपाना चाहिए। तो क्या ये पार्टी केवल लोकपाल के लिए बन रही है? मैं योगेंद्र भाई से परसों चर्चा कर रहा हूं कि हमारी सोच क्या है। क्या ये सोच है कि आज सरकार के अंदर जो लोग बैठे हैं वो लोग गंदे हैं, हम अगर चले जाए तो हम लोग अच्छे हैं और हम अंदर जाके सब बदल देंगे? ये सोच जल्दी गलत है, क्योंकि जैसे सत्ता में जाके बैठेंगे ना, उसी के अंदर बिच्छू है, कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाती है, हम भी खराब हो जाएंगे, हम भी खराब हो जाएंगे। सोच ये नहीं है, सोच ये है कि जो भी उस कुर्सी पे जाके
व्यवस्था को बदलने के लिए हम अंदर जा रहे हैं। हम लोगों को बदलने नहीं जा रहे, चेहरे बदलने नहीं जा रहे, पार्टियां बदलने नहीं जा रहे, व्यवस्था को बदलने के अंदर जा रहे हैं। और मैं ये भी कह रहा था अपने साथियों को कि अगर अंदर गए तो ये व्यवस्था 10 दिन में बदलनी पड़ेगी, नहीं तो आपको ऐसे लोग घेर लेंगे कि आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप बह गए। जो करना है पहले 10 से 15 दिन के अंदर करके दिखाना पड़ेगा। पहले 10 से 15 दिन में, 1 महीने में जो कर दिया कर दिया, उसके बाद तो ऐसे लोग आपको घेरेंगे। मैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में था, मेरे को तो पता है अंदर किस तरह के काम होते हैं। तो ये व्यवस्था परिवर्तन क्या है? बहुत सुना व्यवस्था परिवर्तन, व्यवस्था परिवर्तन। ये क्या है? ये व्यवस्था परिवर्तन आखिर इसका मतलब क्या है? हम जो मतलब समझते हैं, मैं बता देता हूँ, आपके मन में कोई मतलब हो तो आप भी बता दें। हमारा मतलब एक ही है, आज इस देश के अंदर जनतंत्र नहीं है। हम चाहते हैं कि सीधे जनता का राज हो, सत्ता सीधे जनता को दी जाए। जब हम लोग ये कहते हैं तो कई लोग खड़े होकर कहते हैं कि जनता का तो राज है, चुनाव होते तो है 5 साल में। तुम्हारा ये मानना है कि 5 साल में एक बार चुनाव होना, इसको जनतंत्र नहीं कहते, ये जनतंत्र नहीं होना। हर दिन जो निर्णय लिए जाते हैं सरकार के द्वारा, वो जनता से पूछ के दिए जाए, इसको जनतंत्र कहते हैं। जनता से पूछ के निर्णय लिए जाए, जो जनता चाहे वही हो, जो जनता ना चाहे वो ना हो, इसको जनतंत्र कहते हैं। हम इस देश के अंदर जनतंत्र स्थापित करने के लिए अंदर जा रहे हैं। हम इस देश के अंदर ऐसी व्यवस्था लागू करने के लिए जा रहे हैं कि सीधे सीधे जनता का राज हो। जैसे 2 उदाहरण देता हूं, एक ब्राजील का उदाहरण देता हूं और एक दिल्ली की एक झुग्गी बस्ती का उदाहरण देता हूं। दिल्ली की एक झुग्गी बस्ती है, संतोष जहां से आती है, वहां पे स्कूल नहीं है, सीवर नहीं है। 20 साल हो गए लोगों को ठग मारते मारते, लोगों को सरकार के पास जाते, स्कूल दे दो, सीवर दे दो, सरकार के पास पैसा नहीं। 3 साल पहले उसी सरकार ने वहां पे 80 लाख रुपए के फव्वारे बनवाए। फव्वारे, सर लोगों को फव्वारे तो नहीं चाहिए, और वो फव्वारे जिस दिन उद्घाटन था उस दिन भी नहीं चले। क्यों? क्योंकि पानी नहीं है वहां पे। तो जनता को चाहिए तो पानी, जनता को चाहिए तो स्कूल, और बनवाते हैं फव्वारे, कहते हैं पैसे नहीं है। पैसे तो हैं, लेकिन वो हमारी मर्जी के हिसाब से, हमारी जरूरतों के ऊपर खर्च नहीं होते। कॉमनवेल्थ गेम में 70,000 करोड़ रुपए खर्च कर दिए। चाहिए थे क्या कॉमनवेल्थ गेम हम लोगों को? और कहते हैं एलपीजी की सब्सिडी, गैस सिलेंडर पे सब्सिडी देने को पैसे नहीं। गैस सिलेंडर की सब्सिडी में तो 35,000 करोड़ चाहिए और 70,000 करोड़ तुमने दूसरे को दिए, और कहते हैं 6 सिलेंडर से काम चलाओ। इसको बदलना है, जो जनता चाहिए वो होना चाहिए। तो एक तो ये उदाहरण दिया सुंदर नगरी का। पोर्टो एलेग्रे ब्राजील का एक शहर है, वहां का बजट कैसे बनता है? वहां का बजट म्यूनिसिपैलिटी के टाउन हॉल में नहीं बनता। वहां पे हर गली मोहल्ले के अंदर लोग इकट्ठा होते हैं, साल में एक बार अपनी लिस्ट बनाते हैं कि क्या क्या समस्याएं हैं। तो कोई गली वाला कहता है हमारी गली टूटी पड़ी है, कोई कहता है नाली टूटी पड़ी है, कोई कहता है सीवर खराब है, कोई कहता है टीचर नहीं आता, टीचर की कमी है, कोई कहता है डॉक्टर की कमी है, दवाई। सब लोग अपनी अपनी लिस्ट बना लेते हैं समस्याओं की। पूरे शहर की समस्याओं की लिस्ट ले लेते हैं ये लोग, उसको कंपाइल कर लेते हैं और वो बजट बन जाता है। बजट और होता क्या है? ऐसे बजट बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? बजट ये संसद के अंदर क्यों बनना चाहिए? बजट ये विधानसभा में क्यों बनना चाहिए? बजट टाउन हॉल में क्यों? बजट तो गली गली मोहल्ले के अंदर बनना चाहिए बजट। ये जनतंत्र है। और अब पोर्टो एलेग्रे की देखा देखिए, दुनिया के कई शहरों के अंदर ये उन्होंने प्रणाली अपना दी। किसी ने जनता बजट बनाई कि बजट जो है विधानसभा और इसके अंदर ही बनेगा। ये मालूम की बात कर क्या है, ये काउंसलर है वहां पे छिंदवाड़ा में, छिंदवाड़ा। मैं इनके यहाँ गया था, ये 5 साल काउंसलर रहे वहां पे, और ये कोई भी निर्णय हर महीने के पहले इतवार को चौराहे के ऊपर ये पूरे शहर की मीटिंग करते हैं, अपने पूरे वार्ड की। और जो जनता कहती है, जनता निर्णय लेती है, वहां पे सबके सामने रख देते हैं, भाई इतना बजट आया, बताओ क्या चाहिए। जो जनता कहती है वो लिख देते हैं और वो अगले दिन संसद में जाके प्रस्तुत कर देते हैं, भाई ये करा दो, ये काम मेरी जनता कहेगी। ये जनतंत्र है, ये व्यवस्था परिवर्तन है जो लोग बनाना चाहते हैं। स्विट्जरलैंड के अंदर अगर 50,000 लोग एक कागज पे लिख के दे दें कि ये कानून
संसद के अंदर तो रखना पड़ता है कानून। 1 लाख लोग अगर लिख के गए तो संसद के अंदर रखना पड़ता है भाई कॉन्स्टिट्यूशन बदलो। सीधे सीधे जनता संविधान भी बदल सकती है हमारे स्विट्जरलैंड के अंदर। जब हमने कहा भाई हमारे देश में भी होना चाहिए, पिछले 1.5 साल हो गए जन लोकपाल पास कर दो, जन लोकपाल पास कर दो। कई टीवी चैनल वालों ने सर्वे कराए, कहते 80% से ज्यादा जनता मांग रही है, 90% से ज्यादा जनता पास नहीं कर रहे। तो भाई जनता की भागीदारी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए कानून बनाने में? जब हम लोग ये कहते हैं देश की जनता तो अनपढ़ है, जनता को समझ नहीं है, हमने कहा जो संसद में बैठे उससे तो ज्यादा पढ़ी लिखी है कि नहीं? संसद में भी तो आधे अनपढ़ बैठे हैं। वो अगर कानून बना सकते हैं संसद में बैठे तो हम भी अपने लिए कानून बना सकते हैं संसद के बाहर बैठे। अगर राबड़ी देवी बिहार चला सकती है, बिहार की मुख्यमंत्री बन सकती है, तो देश की जनता भी कानून बना सकती है। ये बहुत बड़ी बात है। सच्ची लोकशाही केंद्र में बैठे हुए 20 आदमी नहीं चला सकते, वो तो नीचे से हर एक गांव द्वारा चलाई जानी चाहिए। ये नारा था गांधी जी का, इसलिए वो लड़े थे आजादी के लिए। आजादी के लिए इसलिए नहीं लड़े थे कि ये दिल्ली में बैठ के सारा कोयला बेच देंगे, सारा 2G बेच देंगे, इसलिए नहीं लड़े थे गांधी जी, इसलिए उन्होंने अपनी जान नाव पे नहीं लगाई थी। ये सपना हम लोगों को पूरा करना है कि इस देश की सत्ता हर गली, हर मोहल्ले और हर गांव के लोगों को दी जाए। तो साथियों, एससी बहर साहब हैं, एससी बहर साहब मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्य सचिव हैं, चीफ सेक्रेटरी है मध्य प्रदेश। उन्होंने इसके ऊपर बहुत अध्ययन किया है, वो स्विट्जरलैंड भी गए, वो पूरी दुनिया में काफी घूमे कि किस तरह से देश के लोगों को सीधे सत्ता दी जा सकती है, इसका क्या मॉडल हो सकता है। ये जो टीवी चैनल वाले हैं ना, जो सुन रहे होंगे, वो सारा कहेंगे ये तो बेवकूफ हो गए, सीधे जनता को कैसे सत्ता दी जा सकती है, इसमें डिबेट हो गया शाम को। हम पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहे हैं कि हो सकता है, इसके मॉडल हैं, दुनिया भर में मॉडल है। और इन मॉडल के ऊपर अब एससी बहर साहब, हमने उनसे निवेदन किया, हमने एक कमेटी बनाई है, एससी बहर साहब इसका कानून, इसका ढांचा तैयार कर रहे हैं कि जब यह आंदोलन दिल्ली विधानसभा के चुनाव लड़ेगा और दिल्ली विधानसभा में जाएगा तो 10 दिन के अंदर वो मॉडल यहाँ पे लागू कर दिया। दिल्ली के अंदर सीधे सीधे जनता राज करेगी, दिल्ली के अंदर सीधे सीधे जनता बजट बनाएगी, बजट जो है वो विधानसभाओं के अंदर और अंदर नहीं बनना चाहिए, सीधे सीधे जनता के हाथ में कंट्रोल होना चाहिए। कानून कैसे बनेंगे जनता तय करेगी। ऐसा मॉडल बहर साहब की कमेटी तैयार कर रही है, और जब ये पहला मॉडल तैयार हो जाएगा हम फिर इसको वेबसाइट पे डाल देंगे और आप लोग उसके ऊपर कमेंट अपने अपने दीजिएगा। और ये कोई पार्टी नहीं करने वाली, कोई और पार्टी करते तो ठीक है, हमें चुनाव लड़ने की जरूरत ही नहीं है। हमने तो कहा आप जन लोकपाल पारित कर दो, ये स्वराज का